राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। लीजिए प्रस्तुत है महाकवि कलहण की विश्वविख्यात ऐतिहासिक रचना राज तरंगिणी के रेडियो नाट्य रूपांतर का 12वां भाग। राजकुल का एकमात्र स्वामी जय सिंह रोगग्रस्त था। शत्रु पक्ष के डामर इस बात से प्रसन्न थे। वे चाहते थे कि राज्य पर संकट बना रहे। उधर सेनापति सुज्जी राज्य के कल्याण की दृष्टि से बालक परमांडी का राज्याभिषेक करना चाहता था। इस संबंध में सेनापति ने बालक के मामा और गर्ग के पुत्र पंचचंद से भी परामर्श लिया। मुख्यमंत्री प्रतिहार अवसर की खोज में था ही। उसने राजा जय सिंह से कहा, आपके प्रति विद्रोह की भावना से भरा सुज्जी आपके पुत्र को साथ लेकर पंचचंद आदि के साथ बड़ी युक्तिपूर्वक षड्यंत्र की योजनाएं बना रहा है। प्रतिहार के साथियों ने भी उसकी बात का समर्थन किया। राजा जय सिंह ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। एक दिन सदैव की भांति जब सुज्जी राजा का कुशल क्षेम पूछने गया तो राजा ने अविश्वास भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। इससे सुज्जी को बहुत खेद हुआ। अपना अपमान अनुभव कर उसने भी राजा की ओर से मुख मोड़ लिया। सुज्जी का एक धूर्त सेवक राजा के पास ब्राह्मण वेश में आया जाया करता था। उसने भी सुज्जी के विरुद्ध राजा के कान भरने आरंभ कर दिए। अंततः एक दिन राजा जय सिंह ने सेनापति सुज्जी को उसके पद से मुक्त कर दिया। अब तो षड्यंत्रकारी शत्रुओं की मनोकामना पूरी हुई। कैसे कैसे षड्यंत्र रचे और राजा जय सिंह को क्या क्या झेलना पड़ा, ये जानने के लिए आगे सुनिए। मित्रवर ज्येष्ठपाल को मेरा अभिवादन स्वीकार हो। आओ आओ मित्र देंगपाल, आओ यहां बैठो। हाँ। कहो, आज इतने सवेरे आने का कारण? आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। राजा जयसिंह के सेनापति सुज्जी कल रात से मेरे निवास स्थान पर ठहरे हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। किंतु कश्मीर से यहां चलकर आने का कारण? मुझे तो विशेष कुछ बताया नहीं, केवल इतना ही कहा कि दिवंगत राजा सुसल की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने जा रहा हूं। वहां तक जाने के लिए मार्ग तो जालंधर से ही है, अतः एक रात यहां ठहरना होगा। कहां है सुज्जी? हम तुरंत मिलना चाहेंगे उनसे। वो बाहर ही खड़े, मैं बुलाता हूं उन्हें। आइए आइए सेनापति सुज्जी, पधारिए। काहे के सेनापति? कैसे सेनापति? अरे क्या हुआ ऐसा? आप इतने हताश क्यों हैं? ये एक लंबी कथा है, मैं उसे सुनाकर आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता।
संक्षेप में इतना ही कि राजा जयसिंह ने मुझे पदच्युत कर मेरे विरोधियों को पदासीन कर दिया है। लक्ष्मक, मुख्यमंत्री प्रतिहार आदि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। वे राजा को भी अपने जाल में फंसा रहे हैं। राजा जयसिंह ने मेरा बहुत अपमान किया है, पर मैं विष का घूंट पीकर रह गया हूं। राजा सोमपाल का क्या समाचार है? राजा जयसिंह ने सोमपाल के साथ अपनी बहन की पुत्री का विवाह स्वीकार कर लिया है। प्रतिहार स्वयं राजपुरी आया और सोमपाल को राजधानी ले गया। वहां जाकर सोमपाल ने महादेवी कलहणिका की पुत्री अंबा पुत्रिका का पाणी ग्रहण किया। वाह रे विधाता, तू भी बड़ी विचित्र चाल से चलता है। ये जयसिंह का क्या समाचार है? मुख्यमंत्री प्रतिहार ने बड़ी टेढ़ी चाल चली है, बड़ी टेढ़ी चाल। उसने सोमपाल की बहन की लड़की नागलेखा का विवाह राजा जयसिंह से करा दिया है। इस प्रकार राजा जयसिंह के घर में शत्रुओं ने प्रवेश पा लिया है और वे सब मिलकर मुझे अपमानित करने पर तुले हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, कुछ नहीं, कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप मेरी सम्मति स्वीकार करें तो मैं कुछ निवेदन करूं? आपकी सम्मति के लिए ही तो आपके द्वार तक आया हूं। आप जो भी कहेंगे मेरे भले के ही कहेंगे। मैं सुनने को आतुर हूं। राजा जयसिंह ने भिक्षाचर को राज्य देने का वचन देकर भी उसे राज्य नहीं दिया। ना केवल इतना, उसका अपमान भी किया, इधर आपको भी अपमानित किया है। यदि आप और भिक्षाचर एक सेना के नायक हो जाएं, तो इंद्र तथा उपेंद्र भी आपका सामना नहीं कर सकते। तो आप मुझे भिक्षाचर से यथाशीघ्र मिलाइए, मैं तैयार हूं। मुझे बीच में बोलने का अधिकार तो नहीं है, किंतु मेरी सम्मति में जब तक आप अपने स्वामी सुसल की अस्थियों को गंगा में विसर्जित ना कर दें, तब तक आपका भिक्षाचर आदि के साथ मेल करना उचित ना होगा। आपका विचार उचित है देंगपाल जी, उचित है। जष्टपाल जी, मैं शपथ खाता हूं कि मैं अस्थि विसर्जन के पश्चात जब गंगा स्नान करके लौटूंगा तो आपसे मिलूंगा। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। सम्राट की जय हो। भद्रजनों, अब राजसभा विसर्जित की जाती है। कहो भद्र, क्या समाचार है? महाराज, मुख्यमंत्री प्रतिहार की गतिविधियां आपके अनुकूल नहीं हैं। वे हर किसी आक्रमणकारी से संधि कर लेते हैं। उधर डामर लोग भी पुनः सिर उठाने लगे हैं। उस भिक्षाचर के संबंध में कोई समाचार? भिक्षाचर को आपके विरुद्ध भड़काया है और वो सुज्जी की प्रतीक्षा में बाणशाल नामक दुर्ग में रह रहा है। सुनने में आया है महाराज कि सुज्जी किसी भी क्षण भिक्षाचर से मिलने आ सकता है। पहले से ही अपमानित भिक्षाचर के साथ यदि सुज्जी भी मिल गया तो हमारे लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। तुम तो हमारे हितैषी भी हो और हमारे परम प्रिय विश्वसनीय गुप्तचर भी। तुम एक काम करो। आज्ञा दीजिए राजन। इससे पहले कि सुज्जी भिक्षाचर से मिले, तुम सोमपाल को साथ ले जाकर सुज्जी से मिलो और हमारी ओर से जाकर कहो, देशांतर की यात्रा में आपके ऊपर जो ऋण का भार चढ़ गया है उसे सम्राट स्वयं उतार देंगे और आपको पुनः सेनापति के पद पर आसीन कर देंगे। स्वामी की आज्ञा का पालन होगा, किंतु मेरा एक निवेदन है। तुरंत कहो, हमारे पास समय बहुत कम है। महाराज, भिक्षाचर की शक्ति को कम करके ना आंका जाए। उसके सैनिक पत्थरों की वर्षा भी करते हैं और उसके नामांकित बाणों की वर्षा भी। दुर्ग में निवास करने वाले भिक्षाचर और उसके सैनिकों को पराजित करना सरल नहीं है महाराज। तो तुम उन्हें धन का प्रलोभन दो। इस कार्य के निमित्त प्रतिहार को भेजने की व्यवस्था कर दी जाएगी।
साथ में डामरों, सामंतों, मंत्रियों और राजपुत्रों का दल भी जाएगा। खस जाति के लोग भी भिक्षाचर के विरुद्ध हैं, उनसे भी लाभ उठाया जा सकता है महाराज। तुम तो सब कुछ जानते ही हो, अतः समय देखकर सूझबूझ से काम लेना और अन्य गुप्तचरों के माध्यम से हमें सभी समाचार भिजवाते रहना। यहाँ की व्यवस्था हम स्वयं देख लेंगे। जो आज्ञा महाराज, मैं चलता हूं। जाओ। सम्राट की जय हो। कहो, क्या समाचार है? अपराध क्षमा हो देव। आपकी प्रसन्नता प्रकट कर रही है कि आपको सभी कुछ ज्ञात है, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं, हमें सुनकर आनंद प्राप्त होगा। क्या तुम हमें आनंदित नहीं देखना चाहते? क्षमा करें देव, मैं सब बताता हूं। योजना अनुसार सारा कार्य हुआ। राजदूत तथा सोमपाल के बार बार कहने पर सुज्जी ने भिक्षाचर से मिलने का विचार त्याग दिया और वे कश्मीर की ओर चल पड़े। तत्पश्चात भिक्षाचर के साथ भयानक संग्राम हुआ। कोई अंत ना देखकर प्रलोभन का प्रकरण भी आरंभ हुआ महाराज। परंतु वो भी काम ना आया और युद्ध होता रहा। राजन, भिक्षाचर को अपनी शक्ति का बहुत गर्व था। वही गर्व उसे ले डूबा। वो केवल पराजित ही नहीं हुआ, बल्कि लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। उस अभिमानी की मृत्यु को तुम वीर गति कह रहे हो? हां राजन, उस भीषण तथा दीर्घकालीन विप्लव के कारण जिनका सर्वनाश हो गया था, वे भी उस वीर के असाधारण पराक्रम को देखकर विस्मित थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। आश्चर्य की बात तो यह, क्या अभी और भी कुछ उसकी कीर्ति का बखान करने के लिए शेष रह गया है? जी राजन, मृत्यु को प्राप्त हो जाने के पश्चात भी कुछ देर तक सजीव की भांति भिक्षु का मुंड आंखें फड़काता, भौहें नचाता और मुस्काता रहा महाराज। राजा जय सिंह की जय, राजा जय सिंह की जय, राजा जय सिंह की जय, सम्राट की जय हो। अरे ये तुम मेरे समक्ष क्या प्रस्तुत कर रहे हो? राजन, ये उसी अभिमानी भिक्षाचर का कटा हुआ शीश है जो किसी के समक्ष झुकना नहीं जानता था। राजन, आश्चर्य है कि आप अपने प्रबल शत्रु के कटे शीश को अपने चरणों में पड़ा देखकर मूर्तिवत रह गए हैं। ना तो गर्व का अनुभव कर रहे हैं और ना ही प्रसन्नता का। हाँ राजन, भिक्षु के कटे हुए मुंड को देखकर आपको गर्व का अनुभव होना चाहिए कि जो कार्य आपके पिताश्री नहीं कर सके वो आपने कर दिखाया। राज्य का एक बड़ा कंटक दूर हो गया, ये देखकर तो आपको अपार प्रसन्नता होनी चाहिए। आपको इसे देखकर क्रोध भी तो नहीं आ रहा महाराज। यही वो दुष्ट है जिसने आपके पिता का मुंड काटकर चारों ओर घुमाया था। भद्रजनों, देहांत के पश्चात सभी वैर भाव तिरोहित हो जाते हैं। मुझे तो इस समय केवल इसकी उदारता और असाधारण सौजन्य का ही स्मरण हो रहा है। आप लोग सम्मान पूर्वक इसका अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था करें। तदुपरांत सभी अधिकारियों और सेवकों को उनके कार्यों के अनुरूप पुरस्कृत तथा सम्मानित किया जाएगा। सम्राट, क्या बात है, एक रात भी चैन से नहीं बीती कि तुम उदास मुख लिए सवेरे सवेरे आ धमके। कहो, क्या बात, इतने उदास क्यों? मुंह क्यों लटका रखा है? राजन,
राजन, शोक समाचार है। कहो। राजन, जिस क्षण आपका प्रबल शत्रु भिक्षाचर मारा गया, उसी समय से लेकर कल तक दूसरे शत्रुओं ने राजधानी में बड़ी दुखद स्थिति उत्पन्न कर दी है। हुआ क्या? शीघ्र कहो। बात यह हुई महाराज, सुसल ने लोहर पर्वत पर सल्लहन और लोढ़न नाम के जिन 2 सौतेले भाइयों को बंदी बना रखा था, उनमें से बड़े भाई सल्लहन को दुर्ग के सेवकों ने मार डाला और छोटे भाई लोढ़न का सहसा अभिषेक कर दिया। उसे कोष और राज्य का अधिपति घोषित कर दिया है। राजन, राजन, आप मौन क्यों हैं? कुछ तो बोलिए, हमें आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? दुखी हो, मूर्छित हो जाऊं, रोने लगूं, हाथ फैलाकर भूमि पर गिर जाऊं या मौन होकर सो जाऊं। अरे अरे, सम्राट तो संज्ञाहीन हो गए। इन्हें शीघ्र उपचार की आवश्यकता है। जाओ, जाकर जल लाओ और राजवैद्य को बुलाकर लाओ। राजन, आप स्वस्थ तो हैं? क्या कहें हम इस समय। हमारे क्लेश की सीमा नहीं है। जो राज्य हमारे पिता के समय में नष्ट भ्रष्ट हो गया था, उसे हमने फिर से संभाला और शत्रुओं का संहार करके पिता के पद को निष्कंटक बना दिया। आज वही क्षेत्र शत्रुओं द्वारा पददलित हो रहा है। राजन, आप हताश ना हो। आपकी तेजस्विता पुनः इस क्षेत्र को स्वर्ग में परिवर्तित कर देगी। सोमपाल तो धन का लोभी है, उसे धन देकर वश में किया जा सकता है। अब सुज्जी के क्या समाचार हैं? हम उसके संबंध में सुनना चाहते हैं। धन के लोभवश अपना समस्त कौशल खोकर सुज्जी लोढ़न राजा का मंत्री पद संभाले हुए है। उसने कई वरिष्ठ लोगों की कन्याओं से राजा लोढ़न के वैवाहिक संबंध संपन्न करा दिए हैं। लोढ़न की शक्ति बढ़ गई है। डामर लोग भी उसके पक्ष में हो गए हैं। सबके साथ मिलकर सुज्जी कश्मीर की राजधानी में प्रवेश की योजना बना रहा है। आप दोनों में से कोई जाकर तुरंत हमारे मंत्री उदय को बुला कर लाएं। जैसी स्वामी की आज्ञा। मैं अभी जाता हूं। सम्राट की जय हो। लो देखो, मंत्री उदय तो स्वयं ही आ रहे हैं। सम्राट की जय हो। आइए मंत्रीवर, हम आपको स्मरण ही कर रहे थे कि आप स्वयं आ पहुंचे। आज्ञा करें देव। किस निमित्त से स्मरण किया मुझे? सुज्जी डामरों और लोढ़न की सहायता लेकर कश्मीर की राजधानी की ओर बढ़ रहा है, अतः आप नीति से काम लें। कहिए, मुझे क्या करना होगा? आप एक निर्वासित दीनहीन व्यक्ति का रूप धारण करें। लोहर से कुछ ही दूरी पर स्थित वनप्रस्थ नामक स्थान पर जाकर रहें। शत्रु पक्ष के लोगों को मांगने पर कुछ ना कुछ धन देते रहें। साथ ही कूटनीति पूर्वक शत्रु की सेना में फूट डालते रहें। यह कार्य तो आपके आदेशानुसार संपन्न हो ही जाएगा। यह काम इतना कठिन वैसे भी नहीं है, क्योंकि कुछ छोटे मोटे राजा तो सुज्जी के कार्यकलाप देखकर वैसे ही उसके विरुद्ध हो गए हैं। आपकी योजना पूर्ण होने से पहले ही उस स्थिति का लाभ उठा लिया जाएगा। राजाओं के पास संदेश भिजवा दिया जाएगा। कैसा संदेश? यही कि आप लोगों के कल्याणार्थ रानी सहजा से उत्पन्न राजा सुस्सल के पुत्र मल्लार्जुन को मैं लोहर का राजा बना दूंगा। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आप प्रेमा की भांति अकस्मात राजा लोढ़न को पराजित कर दें। आपकी कूटनीति सफल हो। मैं आपके आदेश अनुसार
वनप्रस्थ की ओर जाने की व्यवस्था करूंगा। मुझे आज्ञा दें। चाहिए मंत्रीवर, सभी कार्य सावधानी से संपन्न कीजिएगा। जो आज्ञा सम्राट। देखा मित्र, मनुष्य सोचता क्या है और विधाता क्या करता है। मित्र, विधि गति के आगे मनुष्य की क्या शक्ति। राजा जयसिंह ने मंत्री उदय के माध्यम से भी बहुत कुछ किया और स्वयं भी कोई कमी नहीं रखी। किंतु सब कुछ विपरीत ही हुआ। हाँ मित्र, हुआ तो ऐसा ही। जब लोढ़न को यह ज्ञात हुआ कि मल्लार्जुन षड्यंत्रकारियों में जा मिला है, तो उसने उसे तथा अन्य षड्यंत्रकारियों को कारागार में डाल दिया। केवल इतना ही नहीं मित्र, सशंकित लोढ़न ने राजा सुस्सल की रखैल के पुत्र विग्रहराज को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। साथ ही अपने चाचा के साथ भी संधि कर ली। सुज्जी ने भी परिश्रम करके राज्य में शांति स्थापित की। ये सब तो हुआ, पर घटनाक्रम कितनी तीव्र गति से परिवर्तित हुआ, ये भी तो विचारणीय है। राजा पद्यरथ को जिस अविवाहित कन्या को विवाह कराने के लिए सुज्जी लोहर लेकर आया था, उसकी माता जब विवाह का प्रबंध करने के लिए वहां पहुंची और यह समाचार लोढ़न को मिला, तब वो उससे मिलने के लिए अपने अमात्यों के साथ दर्पितपुर की ओर चल पड़ा। और उसी समय लोगों को कारागार से निकल भागने का अवसर मिल गया। हाँ, उन लोगों ने मिलकर मल्लार्जुन को कोटराज के राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। पहले की भांति उन्होंने ठाकुरों को पुनः अपनी सहायता के लिए बुला लिया। सब ने मिलकर राजा जयसिंह के सेवकों को राजमार्ग पर ही रोक लिया। दुर्ग में प्रवेश करने की योजना धरी की धरी रह गई। लोढ़न को अपने राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। जो भी हो, लोढ़न ने सुज्जी की सहायता से भाग दौड़ करके धन तो पुनः एकत्र कर ही लिया। और दूसरे लोगों ने राजा जयसिंह के सेवकों को तिरस्कृत करके मल्लार्जुन को लोहर का निष्कंटक राजा बना दिया। तुम भी कैसी बातें करते हो मित्र। अरे काहे का राजा बना दिया है? देखते नहीं हो, नित्य वहां से यही समाचार आते रहते हैं कि मल्लार्जुन संपूर्ण संपदा को धूली की भांति उड़ा रहा है। अरे हाँ मित्र, सुना तो मैंने भी है कि वो पान में सुपारी की जगह मोती रखकर बांटता है। इतना ही नहीं मित्र, भले लोग तो उसने राज्य से बाहर कर दिए और वेश्याओं, चारणों, द्रोहियों, यंत्र मंत्र करने वालों को आश्रय दे रहा है। हाँ, अधम उपायों से जुटाई गई संपदा का ऐसे ही विनाश हुआ करता है। अरे यो देखो, वो एक गुप्तचर इधर ही आ रहा है। उससे कुछ पता चलेगा। कहो भाइयों, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? किस विचार में मग्न हैं? अब राजा जयसिंह के समाचार भी पूर्ण रूप से पता नहीं चल पा रहे और लोढ़न तथा मल्लार्जुन के संबंध में भी उसी चिंता में बैठे हैं। आपको कुछ ज्ञात हो तो कहें। हाँ, कोष्ठेश्वर को तो राजा जयसिंह पकड़ नहीं पाए। उधर लोढ़न ने कुछ ठाकुरों की सहायता से वपनील नामक स्थान पर मल्लार्जुन को बलात् पकड़ लिया। अच्छा। तत्पश्चात उसने अट्टेरी का बाजार में जाकर घोड़े लूटे और मार्ग की चौकियों को नष्ट कर दिया। अरे ये तो अच्छा समाचार है। अच्छा कहां से हुआ? राज नामक डामर के कहने में आकर लोढ़न कश्मीर राज्य प्राप्त करने के लिए झम राज्य में जा पहुंचा। वहां उसे जब यह पता चला कि चित्ररथ ने किसी लवण्य को मार डाला है, तब वो फिर वपनील लौट आया। फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने अट्टेलिका पर कई बार आक्रमण किया, किंतु लोहर के दुर्ग में रहने वाले मल्लार्जुन से उसका प्रतिरोध नहीं हो पाया। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। इससे भी विचित्र और चिंतनीय स्थिति तो ये है कि राजा जयसिंह पर आक्रमण करने के लिए सुसज्ज कोष्ठेश्वर ने अपने भतीजे को अपार धनराशि देकर लोढ़न तथा मल्लार्जुन के साथ संधि कर ली। अच्छा, अब उसकी क्या योजना है? कहां है वो? संधि के पश्चात उसने लोहर जाकर डेरा डाला और वहां से लोढ़न को साथ लेकर राजा जयसिंह से लड़ने के लिए कश्मीर की भूमि पर आधमका। मार्ग के कई पर्वतों को लांघकर उसने करकोट द्रंग में छावनी डाली। डामरों ने वहां उसका प्रतिरोध नहीं किया? नहीं। सम्राट जयसिंह ने उस समय कोई पग नहीं उठाया? क्या वे विवश थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शीघ्रता से निर्णय की क्षमता रखने वाले सम्राट जयसिंह ने सभी प्रकार के उपाय करके कोष्ठेश्वर का आगे बढ़ना रोक दिया।
हाँ, सम्राट कुशल से रहें, बस यही प्रभु से प्रार्थना है। उसी समय रोगग्रस्त प्रतिहार लक्ष्मक का देहांत हो गया। उधर लोहर में कोई नहीं था। अवसर देखकर मल्लार्जुन ने उदयन को मार डाला। उदयन की रक्षा का भार कोष्ठक नामक व्यक्ति पर था। अब उसे मध्यस्थ बनना पड़ा। विचित्र स्थिति बनी है। कोष्ठेश्वर ने अपनी सेना लेकर लोढ़न के साथ मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया। हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? अब जो होना है वो तो होगा ही। हम क्यों चिंतित हों? हमें तो अपने सम्राट के कुशल क्षेम की ही कामना करनी चाहिए। अवश्य, अवश्य, अवश्य। राज तरंगिणी। अभी आप महाकवि कलहण की महान कृति राज तरंगिणी पर आधारित धारावाहिक नाट्य रूपांतर का 12वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार और निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। प्रस्तुतकर्ता मधु अत्री, संगीतकार रास बिहारी दत्ता, रिकॉर्डिंग इंजीनियर KN जोशी और प्रबंध संचालन अशोक मलकानी। भाग लेने वाले कलाकार थे अश्वनी वालिया, कीमती आनंद, रजनीश शर्मा, सलीम खान, केदारनाथ, नीरज यादव, योगेंद्र टिक्कू, नरेंद्र जोशी, अशोक मलकानी और मनोज भटनागर।